हेलो, दिस इज चेष्टा वर्मा। वेलकम टू सीआरबी इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर 1 कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक प्रेडी कंडीशंस के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन के बारे में। तो 347 मिलियन पॉपुलेशन थी और 1921 की अगर हम बात करते हैं तो 251 मिलियन में पॉपुलेशन थी, जो कि 1947 में बढ़ के 347 हो गई थी। इसलिए हमें क्या बताती है, हाई बर्थ रेट, कि जो बर्थ रेट था BR, जिसको हम बोल सकते हैं हाई बर्थ रेट था, और हाई डेथ रेट भी था। जो डेथ रेट था वो 27, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 27.4 पर 1000 था, जिसका बेसिकली अभी क्या था डेथ रेट इतना ज़्यादा, क्योंकि फेमाइन्स हो रही थी, एपिडेमिक्स थे और पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग पे कुछ था ही नहीं, लोग खर्चा ही नहीं कर रहे थे। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 218 था, जो कि हाईएस्ट था वर्ल्ड का। क्यों था ये? क्योंकि मेडिसिन लैक थी और malnutrition था। उसके बाद लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं तो 16% था, यानी कि 84% जो इंडियंस थे वो रीड और राइट मतलब पढ़ भी नहीं सकते थे और लिख भी नहीं सकते थे, 84% लोग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी, यानी कि जो मैक्सिमम एक पर्सन कितना जिएगा तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बताती, जो कि 32 ईयर्स थी। अगर हम बात करें तो यूके में कितनी थी, 65 ईयर्स, और इंडिया में 32 ईयर्स ओनली। तो ये गैप बता रहा है हमें कितना ज़्यादा गैप है, डबल से भी ज़्यादा गैप हो गया ये। उसके बाद अर्बेनाइजेशन मतलब 14% था, यानी कि जो 86% इन विलेजेस, कोई अर्बन डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा था। तो ये था डेमोग्राफिक प्रेडिक्शंस के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी ऑक्यूपेशन में चेंजेस हो रहे थे। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं 347 मिलियन जो इंडियंस थे वो 1947 में काम कर रहे थे, लेकिन जो ऑलमोस्ट 75 अप्रॉक्सीमेटली 75% जो पीपल थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एंगेज थे। ठीक है, और यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे देन रिक्वायरमेंट। तो जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड ज़्यादा थे देन रिक्वायरमेंट, इतने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। और इंडस्ट्री में 10% लोग जो थे वो एम्प्लॉयड थे, सर्विस सेक्टर में 16.7%, तो लिमिटेड सर्विस इकोनॉमी थी। अब हमें प्रॉब्लम की थी कि ऑलमोस्ट 70% तो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, तो प्रोडक्टिविटी भी कम थी क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था। लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद हम जो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स थी वो बहुत कम ही थी। हॉलमार्क ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न कॉलोनियल रूल डेलिबरेटली मेंटेन टू कीप इंडिया सप्लायर ऑफ, और हमने पढ़ लिया है पहली क्लासेस में कि जो इंडिया था वो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल था। उसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हम रेलवेज में देखते हैं। तो रेलवेज बेसिकली 67,000 किलोमीटर बाय 1947 का जो नेटवर्क था, जो कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क था, बिल्ड फॉर एक्सट्रैक्शन नॉट कनेक्टिविटी, कि यहाँ से रॉ मटेरियल चला जाए, एक्सट्रैक्शन हो जाए, कनेक्टिविटी का उनका कोई पर्पस नहीं था। रोड्स थी, लिमिटेड रोड नेटवर्क था, क्योंकि जो विलेजेस थे वो अनकनेक्टेड थे। ब्रिटिश यूज रोड्स फॉर मिलिट्री, जो ब्रिटिशर्स थे वो मिलिट्री के पर्पज से ही रोड्स यूज करते थे। बेसिकली उनका मेन मोटिव क्या था, बिल्ड टू एक्सप्लॉइट नॉट टू डेवलप। उनका डेवलपमेंट का तो मोटिव था ही नहीं ब्रिटिशर्स का, उनको इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना था, टू एक्सप्लॉइट इंडियंस। पावर एंड एनर्जी नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडस्ट्रीज हैड नो रिलायबल एनर्जी, एग्रीकल्चर हैड नन, कोई भी रिलायबल एनर्जी नहीं थी इंडस्ट्रीज के पास। जो पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विस थी उसमें भी बहुत कम डेवलपमेंट हुआ था। इरिगेशन में सम कैनाल्स तो बिल्ट हुए थे, बट जो भी ब्रिटिश ऑन प्लांटेशन को ही मेनली बेनिफिट हुआ था, इंडियंस को कुछ बेनिफिट नहीं हुआ था जो भी उन्होंने कैनाल से सब सेटअप किए थे। तो हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं, मिनिमम पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाए थे और बहुत कम ही उन्होंने स्पेंडिंग, हेल्थ केयर पे जो स्पेंडिंग हुई थी वो भी बहुत कम करी थी उन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये हमने बहुत वर्ड देखा होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ यानी कि बह गई। तो अगर हम देखते हैं दादा भाई नारोजी मोस्ट पावरफुल कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक्स में, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ है क्या?
In his landmark book Poverty and Un-British Rule in India 1904, नारोजी calculated that Britain was draining India's wealth. जो ब्रिटेन है वो इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रहा है through a one-way transfer, exploiting Indian goods but taking the payment in Britain, not returning it to India. रिटर्न नहीं कर रहे थे इंडिया को, इंडिया की जो वेल्थ है उसको ड्रेन कर रहे थे. बेसिकली वो अपना ही फायदा देख रहे थे. उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ड्रेन. क्या क्या कंपोनेंट्स थे? होम चार्जेस, सैलरीज और ब्रिटिश ऑफिशियल्स पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू. इंडिया जो रेवेन्यू अर्न कर रही थी उससे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी. और जो भी इंटरेस्ट था पब्लिक डेट पे, लोन स्पेंट इन ब्रिटेन रिपेड बाय इंडियंस. जो प्रॉफिट फ्रॉम ब्रिटिश ओन्ड बिजनेसेस थे और पेंशन्स थी, पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स जो भी इसी से पे किए जाते थे. और जो भी प्रॉफिट्स हो रहा था ब्रिटिश कंपनी को वो भी बेसिकली वो इसमें तो शो ही नहीं कर रहे थे ना चीज़ें. प्रॉफिट अपने पास रख रहे थे लेकिन यहाँ के हमारे जो भी रेवेन्यूज हो रहे थे उससे अपना खर्चा निकाल रहे थे. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? अगर हम बात करते हैं आर सी दत्त एस्टिमेटेड ड्रेन 1/3 ऑफ द इंडियाज रेवेन्यू. 1/3 ऑफ द इंडियाज रेवेन्यू जो था वो ड्रेन में चला गया. एस्टिमेट कर रहे हैं. इंडिया सेविंग्स नेवर बिकेम इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. जो भी इंडिया की जो सेविंग्स थी वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं बनी थी. कैपिटल फॉर्मेशन वॉज इम्पॉसिबल. कैपिटल हम कुछ फॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू बच ही नहीं रहा था. पोवर्टी बिकेम स्ट्रक्चरल. तो धीरे धीरे पोवर्टी आती चली गई. और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया नीडेड मार्शल प्लान स्केल हेल्प. तो इंडिया को हेल्प चाहिए थी. उसके बाद हम बात करते हैं डिड ब्रिटिश रूल लीव एनीथिंग पॉजिटिव. क्या हमारे पास कुछ पॉजिटिव भी छोड़ के गए हैं या नहीं छोड़ के गए? तो क्या क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया? रेलवेज इंट्रोड्यूस किया, ये हमें पता है. इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एंड लीगल जुडिशियल सिस्टम. लीगल और जुडिशियल सिस्टम भी लेके आए थे. वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भी क्रिएट करी थी. यूनिफॉर्म करेंसी और मॉनेटरी सिस्टम इस्टेब्लिश किया था. पोस्टल टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन भी लेके आए थे. कुछ कुछ डेवलपमेंट किया था और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी हुआ था. बट अगर हम बात करें तो रेलवे जब उन्होंने डेवलप करी थी तो उनका ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट ही फुलफिल करने के लिए की थी. और एजुकेशन की बात करें तो प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. वो खुद के लिए क्लर्क्स प्रोड्यूस करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने एजुकेशन लेके आए. बेसिकली जो अगर उन्होंने कुछ पॉजिटिव किया है उनमें उसी का ही पॉजिटिव छिपा है, ना कि हमारा. लीगल सिस्टम बेसिकली अप्लाइड. उन्होंने इंडियंस फेस डिस्क्रिमिनेशन. इंडियंस को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था. खुद के लिए लीगल सिस्टम लेके आए, नाम का बस. करेंसी यूनिफिकेशन अलाउड ब्रिटिश टू कंट्रोल इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी. और कोई भी जो डेवलपमेंट था वॉज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नॉट इंटेंशन. एक एक्सप्लॉयटेशन वो करना चाहते थे, ना कि कुछ इंडिया के लिए डेवलप जेन्युइनली डेवलप करना चाहते थे. इंडिया पेड फॉर ऑल ऑफ इट दो इट्स ओन टैक्सेस एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ. इंडिया ने खुद के लिए टैक्सेस के लिए पे किया था. अगर हम की इकोनॉमिस्ट्स की बात करते हैं और उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे तो दादा भाई नारोजी कॉइन ड्रेन ऑफ वेल्थ. इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी. पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 कैलकुलेटेड इंडिया से इन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था. एंड फर्स्ट इंडियन एमपी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट. और आर सी दत्त की अगर हम बात करते हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटेड हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज रिस्टोर्ड. इन्होंने बुक लिखी थी तो उसमें बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी उन्होंने कैसे इंडियन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया. और एम जी रानाडे ने पायनर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक थॉट आर्ग्यूड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज. ये सब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज दी थी. बिलीव्ड इंडिया नीडेड टू लर्न फ्रॉम जर्मनी. इंडिया को जर्मनी से सीखने की ज़रूरत है कि वो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल को कैसे मैनेज करें. वी के आर वी राव ने बेसिकली नेशनल इनकम एस्टिमेशन में हेल्प की थी इन कॉलोनियल इंडिया. हिज वर्क इन 1940 लेड दी फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियाज ट्रू इकोनॉमिक साइज. इन्होंने बताया था कि इंडिया के ट्रू इकोनॉमिक साइज और पॉवर्टी की जो फाउंडेशन है उसको कैसे अंडरस्टैंड करें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम ये एक समरी में समझ लेते हैं. ये चैप्टर आज ख़त्म करना था क्योंकि बहुत दिन से नहीं कर पा रही थी. तो हमने एग्रीकल्चर देखा कि ऑलमोस्ट 75% जो वर्कफोर्स है वो उसमें ही है. एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. और डिस्गाइज जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें मेंशन करना ज़रूरी है. नेशनल इनकम के बारे में हमने बता दिया. डेमोग्राफिक्स के बारे में लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो लिटरेसी रेट्स और हाई बर्थ रेट और डेथ रेट था. इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज डेवलप की थी बट उन्होंने खुद के बेनिफिट के लिए की थी, कोई हेल्थ केयर पे
खर्चा नहीं था। जो ट्रेड था वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते। तो ये भी जैसे आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बन जाता है। इंडस्ट्री री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और लिमिटेड मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी। अब ये कुछ हम एग्जाम टिप्स है और कुछ क्वेश्चंस है इसका। जैसे अगर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज दी कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये हमें पता है कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या स्टोरी थी। तो अगर आपको इसके आंसर्स भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, और इनके बेसिकली हमें पॉइंटर्स बता दीजिए, फिर हम खुद लिख सकते हैं आंसर्स। किसी भी क्वेश्चन में मैं भी एक बार बता देती हूँ क्या क्या लिखना है, फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। एक्सप्लेन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़े थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ आज की क्लास में हमने देख ही लिया। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की क्या स्थिति थी वो बतानी है। डेमोग्राफिक कंडीशंस हमें बतानी है। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लिटरेसी रेट कम थी, ठीक है। हाउ डिड ब्रिटिश रूल रिटार्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ की, बेसिकली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को उन्होंने कैसे कम कर दिया था, कैसे प्रोग्रेस नहीं होने दिया था, क्या क्या रीजन थे। तो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, फिनिश गुड एक्सपोर्ट करते थे, लीगली भी उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था। तो ये सब हमें बताना है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। वट वर दी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन में हम लिख देंगे, एक तो रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया था, एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम लेके आए थे। ये सब पॉइंट्स हमें बताने हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम स्कोरिंग टिप्स है। ऑलवेज गिव स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको कोई एक्चुअल फिगर नहीं याद है तो फिर मत दो, लेकिन अगर एक्चुअल पता है तो अगर हम स्पेसिफिक देंगे ना, हम फैक्ट्स से बात करेंगे तो बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। इकोनॉमिक्स के नाम हमें पता होना चाहिए, दादा भाई नारोजी, आर.सी. दत्ता, राणा डे, वी.के.आर.वी. राव। तो वी.के.आर.वी. राव और नारोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड जैसे कि सिस्टमेटिक ड्रेन ऑफ वेल्थ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई थी हमारी, रुक गई थी। कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर और आफ्टर तो बहुत ही मस्त है कि पहले कैसा था, बाद में कैसा था, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम की टर्म्स एक बार देख लेते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट बाय ब्रिटिश पॉलिसीज। ड्रेन ऑफ वेल्थ, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंडियाज इनकम टू ब्रिटेन। ब्रिटेन में ट्रांसफर हो रही थी इंडिया की इनकम। होम चार्जेस, कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पेड बाय इंडिया, जो कि इंडिया पे कर रही थी। रोजगारी और जमींदारी या फिर महलवारी जो सिस्टम था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम है। डिस्कस एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस लेबर इन एग्रीकल्चर, एक्सेस लेबर के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, खत्म हो गया है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।